हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर 6 होने वाला है। तो देखिए, हम लोग पहले लिखते हैं लेक्चर 6। और हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था, तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था अवकलज के अनुप्रयोग। तो कल हमने केवल 3 कंसेप्ट के ऊपर बात किया। क्या था कंसेप्ट, उस पर आते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात किए थे कि जब x1 जो हो छोटा हो x2 से, यानी x2 क्या हो, बड़ा हो, और क्या हो, fx1 जो हो वो क्या हो, fx2 बड़ा हो, और fx1 क्या हो, छोटा हो, और x1 x2 जो हो एक अंतराल में लाई करना चाहिए, मतलब एक अंतराल में होना चाहिए। यही बात ना बताए थे कल। और दूसरी बात क्या बताए थे, अगर ऐसा हो तो इसको क्या बोले थे, अगर ऐसा हो तो इसको हम बोले थे कि ये क्या होगा, वर्धमान होगा। मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा हम क्या बताए थे, दूसरा हम बताए थे कि x1 छोटा हो x2 से, यानी x2 बड़ा हो, और fx1 यहाँ बड़ा हो जाएगा fx2 से। क्या हो जाएगा, fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से। x2 तो यहाँ बड़ा होगा, यहाँ भी x2 ही बड़ा होगा, ठीक है ना। x1 से x2 बड़ा होगा, x2 से x2 बड़ा होगा x1 से। लेकिन यहाँ fx2 fx1 से बड़ा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, fx1 बड़ा हो जाता है fx2 से। और यहाँ भी क्या होना चाहिए, x1 x2 दोनों लाई करना चाहिए इंटरवल में। आई क्या है, कोई इंटरवल है ए से बी, तो ये क्या कहलाएगा, हरांश मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हरांश मान, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया ना। अब देखिए तीसरा, तीसरा कहता है कि fx बराबर क्या हो, c हो, और x1 fx बराबर c हो, और कोई भी x आए वो क्या होना चाहिए, i में लाई करना चाहिए। i में लाई करना चाहिए तो इसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। मतलब कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा ही नहीं, एक जगह कांस्टेंट ही रहेगा। x1 x2 x3 कल बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लेकर, बहुत टाइम लेकर समझाए थे इसको। तो x1 x2 x3 कुछ भी रखिए, ये भाई बता ही दिए थे, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आप लोग को बता रहे हैं। इस पर एक एग्जाम्पल भी लिए थे। इस पहला पर हम लोग क्या लिए थे कि एग्जाम्पल, जैसे कि था हमारा एग्जाम्पल 7x-3, इसको हम लोग को क्या दिखाना था कि वर्धमान है कि नहीं, ठीक है ना, नहीं वर्धमान लाना था। तो x1 x2 तो बड़ा होता है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए थे, -3 कर दिए थे ना, दोनों तरफ -3 कर दिए थे। और पहले नहीं, पहले हम लोग 7 मल्टीप्लाई किए थे, दोनों तरफ क्या किए थे, 7 मल्टीप्लाई, और फिर क्या किए थे, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस तरीके से किए थे। तो यहाँ से देखने पर लग रहा है क्या, fx1 क्या है, छोटा ही है, और fx2 क्या है, बड़ा ही है। तो यही नियम लग रहा था, x2 बड़ा है, ये भी बड़ा है, और fx2 भी बड़ा है। x2 जो है x1 से बड़ा है, fx2 भी x1 से बड़ा है। बहुत डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर जाके देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिकैप करा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी में रिकैप कराएंगे ही, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर जाकर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था, तो हम लोग इसको क्या बोले थे, वर्धमान बोले थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या, 4x+7, इसको हमको क्या सिद्ध करना है, इसको सिद्ध कीजिए कि वर्धमान है। क्या सिद्ध करना है, वर्धमान है। तो हम लोग जानते ही है कि x2 क्या होता है, x1 से बड़ा होता है। क्योंकि अगर x एक्सिस पर चलेंगे तो x1 इधर आएगा, x2 इधर आएगा, तो x2 ज़्यादा उधर जा रहा है कि नहीं। तो इधर जैसे जैसे जाएंगे, इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो x2 बड़ा ही होगा, x2 बड़ा ही होगा, x1 तो छोटा ही रहेगा। क्योंकि यहाँ नंबर मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो कौन बड़ा होगा, 2 ना बड़ा होगा। इस तरीके से आप दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ देख रहे हैं तो हमको लग रहा है ऐसा कि 4 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। एक चीज़ और कि जब ये fx बराबर कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल है ये, fx बराबर क्या है, ये एग्जाम्पल है, fx बराबर कोई फंक्शन है, तो जब x1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x1+7, यही ना होगा। जब x1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4x1+7। दूसरी चीज, जब यहाँ x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x2+7, ठीक है।
जब x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x2 + 7। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों तरफ 7 क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ क्या करना चाहिए 7 जोड़ देना चाहिए। तो ये फंक्शन बन गया fx1 और ये फंक्शन बन गया fx2। अब देखिए fx1 fx2 बड़ा है fx1 से और ये x1 x2 क्या है x1 से बड़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्धमान है, दिखा दिए ना वर्धमान है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम्पल, हम लोग के लिए सॉल्व करने आएगा डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड यानी अवकलनीयता पर बेस्ड। तो आज हम लोग उसी फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली इस पर यूज नहीं होता क्वेश्चन में, हम लोग का जो क्वेश्चन जो यूज होता है अवकलनीयता पर, जो जैसे हमको किसी फलन को बताना है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या अचर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अवकलनीयता का यूज करेंगे, जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है ना कि ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये सिर्फ जानकारी के लिए था, बता दिए, कहीं कहीं यूज होगा तो होगा। ठीक है, बाकी हम लोग किसका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग के लिए, यानी कि वर्धमान हरांशमान के लिए किसका यूज करेंगे, तो अवकलनीय के लिए अवकलनीयता का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए उस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला कहता क्या है कि अंतराल ए बी में पहले हमारा जो थ्योरम कहता है, क्या कहता है थ्योरी का कंसेप्ट लिख देते हैं। कंसेप्ट जो है हमारा कहता है क्या कि ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में, ठीक है ना, ए से बी अंतराल में एफ संतत फलन है। एफ कैसा है, संतत फलन है। ठीक है, और पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद समझा देंगे। ठीक है ना, ए से बी अंतराल में क्या है, एफ एक संतत फलन है। ठीक है ना, और अवकलनीय, और ए से बी अंतराल में अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए पहला कंसेप्ट क्या आता है, देखिए पहला कंसेप्ट आता है कि एफ फलन वर्धमान है। एफ फलन क्या है, वर्धमान है। कब वर्धमान है, वर्धमान है, एफ फलन वर्धमान है किस चीज़ में, तो एफ फलन वर्धमान है ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में ये क्या है, वर्धमान है। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, और एक्स जो बिलोंग करना चाहिए, किस में बिलोंग करना चाहिए, ए से बी में। ठीक है ना, अब देखिए पहला तो हो गया, दूसरा देखिए बी, अगर एफ फलन हरांशमान है यदि ए से बी अंतराल में। ठीक है, यदि एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो, 0, और एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से बी में। ठीक है, और सी जो है एफ फलन अचर है, अचर है ए से बी अंतराल में। ठीक है ना, यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से बी में। इसको आप नोट कीजिए, और इस तीनों को हम समझाते, ये मेरा कंसेप्ट है, इसके नीचे 3 गो कंसेप्ट ये है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए फिर समझाते हैं, या फिर कंसेप्ट की जगह यहाँ थ्योरी लिख देते हैं, थ्योरम। ठीक है ना, थ्योरम है, लिखिए आप लोग। लिख लिए ना, देखिए आप लोग वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। देखिए कहना क्या चाहता है, पहले एक चीज़ समझिए, हमने आप लोग को मीन वैल्यू थ्योरम में यानी मध्यमान प्रमेय में बताए थे क्या
कि जैसे देखिए क्या था, पहले देखिए इसी को देख लेते। थ्योरम हमारा क्या कहता है, ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में, मान लीजिए कि ये यहाँ समझिएगा, कहाँ समझाएं, यहीं समझाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ है, ब्लू मार्कर से बन रहा है जो ग्राफ है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो हमारा ए से बी अंतराल कहने का मतलब ये क्या है, ओपन है कि क्लोज है। हम बताए थे ना संवृत और विवृत अंतराल, ठीक है ना। तो ये संवृत है कि विवृत है, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोले तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये ए से बी ऐसे का मतलब क्या होता है कि ये बी ए तक पूरा जाएगा और बी तक पूरा जाएगा। एक इंटरवल ऐसे होता है ए से बी, इसमें क्या होता है कि ए से बी तक नहीं जाएगा, बी और ए तक नहीं जाएगा, सिर्फ ए के बी के बीच में होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब होता है कि ए से बी के बीच में होगा, ए बी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ए से बी के बीच में होगा। ग्राफ कैसा होगा, ए से बी के बीच में होगा लेकिन ए बी नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि ऐसा गोल सा बना दिया मतलब बी नहीं है, और ये गोल सा बना दिया इसका मतलब क्या है, ए नहीं है। तो ना ही ए है ना ही बी है, ना ही ए है ना ही बी है, और उसके बीच का ग्राफ हो उसको कहते हैं ए से बी। इसी को कहते हैं क्या, ओपन इंटरवल। दिख रहा है ना आप लोग को, ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विवृत अंतराल, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको समझे तो इसको कहते हैं हम लोग, ये ग्राफ ऐसे हो गया, इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इस अंतराल का मतलब कि ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा, और उसके बीच का ग्राफ भी रहेगा। इसके बीच का ये ग्राफ तो रहेगा, इसमें नो डाउट, और प्लस ए भी आएगा और बी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड, हिंदी में शायद इसको बोलेंगे हम लोग संवृत, संवृत अंतराल। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए भी होगा, बी भी होगा, और उसके बीच का ग्राफ भी होगा, ठीक है ना। और हम लोग जब ये ग्राफ अगर ऐसे लिखते हैं ए से बी छोटी ब्रैकेट में, तो इसको क्या बोल देते हैं, ए से बी का बीच का ग्राफ तो होगा लेकिन ना ही बी होगा ना ही ए होगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब तो समझ में आया आप लोग को। अब देखिए क्या कह रहा, ए से बी अंतराल में, मतलब ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। फलन क्या है, एफ जो है कोई फलन है, कोई फंक्शन है, ए से बी अंतराल में। समझिएगा, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं तो समझिएगा, ये कंसेप्ट समझ जाइएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पर आएंगे, और एग्जाम्पल के बाद फिर वही क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी क्या होता है, क्वेश्चन ही ना होता है। तो बस ये लास्ट हमारा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो कृपया यहाँ ध्यान दिया कीजिएगा, ठीक है ना। फोकस, सारा बात को भूल जाइए, पेन कॉपी को रख दीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। जब नोट करने बोलते जैसे अभी बोले थे, पहले नोट कर लीजिएगा, या फिर समझाने के बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब पहले आराम से शांति से सारे वातावरण में जहाँ हल्ला हो रहा है वहाँ से अलग होकर एकदम शांति जगह पर जाइए, आराम से बैठिए, ठीक है ना। और आराम से बैठकर इस लेक्चर को देखिए। अगर चाहते हैं तो इससे बेस्ट भी क्या होगा कि आप ईयरफोन लगा कर देखिए। ईयरफोन से सारा फोकस आपका खुद पर होगा, ठीक है ना। इधर उधर का हल्ला भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो एकदम आराम से इस लेक्चर को देखना है, इसलिए एकदम आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। इसको तुरंत डिस्कस भी कर सकते थे, 2 मिनट का टॉपिक था, लेकिन इसको आराम से आधा घंटा 45 मिनट या जितना भी लगेगा हम इसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो समझिए, ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में कहने का मतलब क्या है कि ए भी होगा, क्योंकि इस बड़ी ब्रैकेट का मतलब तो यही होता है। इसको हिंदी में शायद आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी में इसका क्या नाम होता है। इसे इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। मेन है जो किसी चीज़ का मतलब जानना है, क्या है, हिंदी नाम क्या होता है, इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश आप लोग का वीक है, आप ऐसा समझकर अगर एक और नाम बोल देते हैं इंग्लिश में तो आप कहिएगा कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं, हम उसका नाम सिर्फ, अगर किसी व्यक्ति का इंग्लिश में नाम हो, शायद कुछ भी नाम हो जाए इंग्लिश में नाम,
हिंदी इंग्लिश तो एक ही चीज़ होता है, लेकिन एक होता है ना इंग्लिश नाम, इंग्लिश उच्चारण। तो अगर उसका इंग्लिश नाम ही है तो आपको समझने में क्या, उसका नाम है बस इंग्लिश, बस। और उसको में आपको इंग्लिश समझना नहीं समझना उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ का नाम ही तो केवल है। तो उसी तरीके से इसका केवल हम नाम ही बोले कि क्लोज्ड इंटरवल है, बाकी सारा चीज़ तो हिंदी ही ना बता रहे हैं। इसका क्या है, क्लोज्ड इंटरवल नाम है, हिंदी में शायद बोलते हैं इसको संवृत्त अंतराल, ठीक है ना। अब संवृत्त अंतराल बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताएं कि ए से बी ग्राफ हो और ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, ए से बी ग्राफ हो और ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ए से बी ग्राफ तो हो, लेकिन ना तो ए उसमें आएगा ना तो बी आएगा। इसमें जहाँ देखिए अंगली रखे हुए हैं, ए से बी में ग्राफ तो होगा लेकिन ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा। इसमें क्या है कि ए से बी ग्राफ भी होगा और ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। इसीलिए बोला, इसका मतलब ये बड़े ब्रैकेट लगा दिया, छोटे ब्रैकेट। इस अंतराल में क्या कह रहा है कि एफ फलन जो हो संतत हो। एफ फलन कैसा होगा, संतत होगा। संतत पूरे अच्छे तरीके से पिछले चैप्टर में बताए हैं, उसी पर तो पूरा लेक्चर ही है। संतत कहने का मतलब कि कहीं पर ग्राफ ही ना टूटे। देखिए संतत कहने का क्या अर्थ हुआ, संतत कहने का अर्थ हुआ कि कहीं पर क्या हो, हमारा ग्राफ ना टूटे, ठीक है। ये ग्राफ टूट गया तो असंतत हो गया, हमारा क्या हो, ग्राफ ना टूटे, कंटिन्यूअस चलता रहे। संतत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। संतत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का अर्थ क्या हुआ कि वो ग्राफ कहीं टूटे ना, चलते रहे ग्राफ, ठीक है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं, संतत कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, जैसे कि ये ग्राफ क्या है, टूट गया तो ये संतत होगा नहीं ना। लेकिन यही ग्राफ हमारा क्या है, ये ग्राफ कंटिन्यू चलता रहा तो इसको क्या बोलेंगे, संतत बोलेंगे। तो हमारा फलन कैसा हो, संतत हो और ए से बी अंतराल में अवकलनीय हो। ए से बी अंतराल में अवकलनीय मतलब कि डिफरेंशिएबल हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अवकलनीय को, डिफरेंशिएबल हो। अब अवकलनीय भी पिछले चैप्टर में खूब अच्छे से काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, किया है ना। तो काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो अवकलनीय का भी मतलब जानते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझिए कि ए से बी अंतराल में बोला है कि संतत होना चाहिए। ये क्लोज इंटरवल में बोला है कि संतत होना चाहिए। क्या बोला है कि ए से बी अंतराल में संतत होना चाहिए, और ए से बी जो छोटी ब्रैकेट है ओपन इंटरवल है, इसमें अवकलनीय है। अब यहाँ पर हालांकि ये चीज़ हम आपको पिछले चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम में बताए थे, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे, इसलिए रिपीट कर दें। यहाँ पर हमको ओपन इंटरवल दे रहा है, मतलब इस तरीके से ब्रैकेट दे रहा है और संतत बोला है, और इसमें यहाँ पर हमको चेंज क्यों कर दिया इंटरवल। अगर हमारा इसका अर्थ यहाँ पर यही लगा देते तो इससे क्या हो जाता है, यही ना होता, ज़्यादा से ज़्यादा ए बी को हमको इंक्लूड करना पड़ता, मतलब ए और बी को भी लेना पड़ता। इसमें ही होता कि ए से बी को भी लेना पड़ता। तो इसमें थोड़ा सा ही अंतर क्यों कर दिया, इसको ऐसा ही क्यों किया, इसको ऐसा करना क्या जरूरी बनता था, समझना चाहते हैं हम लोग। क्या ए से बी अंतराल में तो ठीक है, एफ क्या है, एक कंटिन्यूअस है, संतत फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए से बी अंतराल में क्या अवकलनीय है, ये भी बात सही है। तो हमारा इसलिए जैसे कि देखिए ये बोला है क्या, ए मतलब ये कोई ग्राफ है ए और यहाँ बी, ये बी हो गया। तो ए से बी ग्राफ में समझ में आ गया ना, ए से बी के अंतराल में क्या एफ संतत फलन है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ दिख रहा है ना, ए से बी के अंतराल में एफ संतत फलन है, कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा तो संतत है। अब बोला है कि ए से बी अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अब एक चीज़ पहले वाले चैप्टर इसीलिए बोल रहे हैं, पहले वाला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी था, 33-34 लेक्चर उस पर लिए हैं, तो आप लोग देखिएगा जरूर, नहीं देखिएगा तो देखिए पिछले वाला चीज़ यूज हो रहा है। अब कह रहा है कि इस अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब क्या, डिफरेंशिएबल। तो हर एक वो फलन जो संतत हो, हर एक वो फलन जो संतत हो, जो क्या हो, संतत हो, वो अवकलनीय भी होगा। समझ में आया बात, हर एक वो फलन जो संतत है वो अवकलनीय भी होगा, जो संतत है वो अवकलनीय होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, कोई भी गांव हो सकता है, मान लीजिए एक कोई आपका गांव का नाम है, तो उस गांव का है मतलब आप इंडिया के भी हैं, उस बिहार राज्य के भी हैं, नवादा जिला के भी है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हो गया। उसी तरीके से अगर ये संतत है तो हम लोग को मान लिया जाएगा क्या कि ये अवकलनीय भी होगा। अगर कोई फलन संतत है तो वो मान लिया जाएगा क्या कि अवकलनीय है, ठीक है ना। तो ये फलन हमारा संतत है तो वो अवकलनीय भी होगा। अब इसलिए संतत तो ए से बी में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं,
पहला ये बात समझ में आया ना कि जो संतत होगा वो अवकलनीय भी होगा। बात क्लियर है। अब कह रहा अब अंतराल को समझते कि अंतराल में दोनों मान चेंज क्यों किया, अंतराल में दोनों में चेंज क्यों किया, क्योंकि संतत जो होता है वो अवकलनीय होता है, ये हम समझ चुके हैं। अब ये दोनों में चेंज क्यों किया, क्योंकि ए से बी में संतत होगा कोई दिक्कत नहीं, ए से बी में संतत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए से बी में अवकलनीय नहीं होता है। अवकलनीय कहने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सा हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचे कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचे कोई दिक्कत, एक ही स्पर्श रेखा ना इस पॉइंट पर खींचाएगा, जैसे हम ए पर एक स्पर्श रेखा खींचे, एक बी पर स्पर्श रेखा खींचे, तो जिस जिस पॉइंट पर ए और बी पर स्पर्श रेखा खींचे क्या दूसरा रेखा खींचा जा सकता है, उस पॉइंट पर केवल बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर क्या दूसरा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है दूसरे तरीके से? तो नहीं, यही स्पर्श रेखा होगा, केवल यही स्पर्श रेखा होगा ना। लेकिन 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 हमारा बी पर जो है ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ए पर भी क्या है, ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी, ऐसे भी। मतलब क्या हुआ कि ना तो ए पर स्पर्श रेखा खींच सकते ना तो बी पर, लेकिन ए से बी के ग्राफ के बीच हम स्पर्श रेखा बिल्कुल सही तरीके से खींच सकते हैं। लेकिन एंड पॉइंट पर क्या स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? नहीं। तो जब ए से बी के एंड पॉइंट पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते तो वो क्या कहलाएगा? अवकलनीय भी नहीं होगा। जब हम ए से बी के पॉइंट पर स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे, स्पर्श रेखा ही अवकलनीय को दर्शाता है, क्योंकि अवकलनीय मतलब बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा। खैर आप इतना नहीं समझिए, कंफ्यूज हो जाइएगा, सिर्फ इतना समझिए कि ए और बी पर क्या है, स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए हमारा अवकलनीय भी नहीं होगा ए बी पर। समझ में आया ना बात कि ए से बी पॉइंट, ए केवल पॉइंट का बात कर रहे हैं, बी भी केवल एक पॉइंट है, तो अगर ए और बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। और अवकलनीय नहीं होगा इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या किया है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाया। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ही हो जाता है क्या, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ही हो जाता है क्या कि ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी शामिल करना है, ए को भी शामिल करना है और बी को भी शामिल करना है। समझ में आया ना बात। ए और बी में स्पर्श रेखा ए पर और बी पर नहीं खींची जा सकती, और ए और बी पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती तो ए और बी पर अवकलनीय भी नहीं होगा। और जब ए और बी पर अवकलनीय भी नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके का ब्रैकेट नहीं लेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। तो जब हमको ए और बी को लेना ही नहीं है तो हम इस तरीके का ब्रैकेट यूज करेंगे ना। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल। विवृत अंतराल इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए और बी को यहाँ लेना ही नहीं है, लेकिन ए से बी के बीच में ग्राफ जो है वहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ए और बी के बीच का जो ग्राफ है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो अवकलनीय भी होगा। तो ए से बी के अंतराल में वो अवकलनीय भी होगा और ए से बी के अंतराल में संतत होगा। बात समझ में आया ना, क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो संतत फलन होगा वो अवकलनीय भी होगा। क्लियर। अब ए से बी के बीच में अंतराल में वो संतत होगा, ए से बी के ओपन क्लोज्ड इंटरवल में पूरा क्या होगा, संतत होगा। समझ में आया ना। ए से बी के अंतराल में वो संतत है और संतत अवकलनीय भी होता है। और ए से बी यहाँ, इसलिए हम सिर्फ यहाँ ये बात समझाने का कोशिश किए कि यहाँ ब्रैकेट ऐसे क्यों, यहाँ ब्रैकेट ऐसे क्यों लिया, बस इतना समझाने का कोशिश किए कि यहाँ ब्रैकेट ऐसे क्यों लिए हैं और यहाँ ब्रैकेट ऐसे क्यों लिए। इसका सिर्फ बस इतना सा सार है कि ये ऐसा इसलिए लिए हैं क्योंकि ए और बी में ये अवकलनीय नहीं होता। इसका और इसका ब्रैकेट चेंज का मतलब बस इतना सा है कि ये क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है ए और बी पर। ए और बी पर क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता, और ए बी पर अवकलनीय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम लोग विवृत अंतराल लिए। बात क्लियर है। तो ये मेरा हेडलाइन हो गया। हेडलाइन में क्या कहता है, हेडलाइन में ये हमारा कहता है थ्योरम में कि ए से बी अंतराल में, हेडलाइन में कहता है कि हमारा फलन कैसा होना चाहिए, ए से बी के अंतराल में फलन हमारा संतत होना चाहिए। ए से बी अंतराल में हमारा फलन कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और ए से बी अंतराल में हमारा कैसा होना चाहिए,
अवकलनीय होना चाहिए विपरीत अंतराल में। विपरीत अंतराल ए बी में हमारा क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। बात क्लियर है? तो हमारा दो चीज़ फलन का शर्त होना चाहिए। पहला संतत, संतत होगा तो अवकलनीय हो ही जाएगा, तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन बेसिकली बोल देते हैं कि संतत हो और अवकलनीय हो, दो चीज़ होना चाहिए। और किस अंतराल में? ए से बी के अंतराल के बीच में। एक होना चाहिए संवृत अंतराल और एक होना चाहिए विपरीत अंतराल। तो बेसिकली इतना नहीं याद करने की जरूरत है, हमारा संतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे बिल्कुल ईजी है। अब ए फलन वर्धमान होगा, जैसे कि हम पिछले थ्योरी में बात किए थे कि फलन वर्धमान होने के लिए x1 नहीं x2 बड़ा हो x1 से और fx1 छोटा हो fx2 से, fx2 बड़ा हो fx1 से और x2 बड़ा हो x1 से, तो हम बोले थे इसको क्या? वर्धमान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ दूसरा थ्योरी आ गया। यहाँ ये थ्योरी कहता है कि फलन वर्धमान तब होगा जब ए से बी अंतराल में क्या हो? ए से बी अंतराल में क्या हो? ए से बी अंतराल में क्या है? एफ फलन वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है ए से बी अंतराल में। यदि एफ डैश कहने का मतलब क्या हुआ? अवकलनीय। एफ डैश एक्स क्या दर्शा रहा है? अवकलनीय दर्शा रहा है। ये एफ डैश जो होता है सिंबल होता है, संकेत होता है किस चीज़ का? डिफरेंशिएशन का, अवकलनीय का। तो वर्धमान ए से बी के अंतराल में तब कहेंगे ए से बी के अंतराल में एफ फलन वर्धमान है। क्या है? ए से बी के अंतराल में, संवृत अंतराल में वर्धमान है। कब है? यदि एफ डैश एक्स क्या हो? डिफरेंशिएशन जो हो 0 से बड़ा हो और एक्स जो बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए? विपरीत अंतराल ए बी से, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन में अभी ना हम बताएं कि डिफरेंशिएशन जो है ए और बी पर नहीं होता, एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं होता। ए और बी क्या है? एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए? विपरीत अंतराल लगाए। और यहाँ पर हम बोल दिए वर्धमान। इंक्रीजिंग तो हो ही सकता है ए बी पर, ए और बी पर हमारा क्या फलन संतत भी हो सकता है। इंक्रीजिंग फलन जब हमारा लाइक करेगा, संतत का क्या कहने का मतलब हुआ? संतत कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये क्या होगा? ग्राफ तो वहाँ होगा ही ए बी और पॉइंट पर, तो हम उसको वर्धमान तो कह सकते। खैर उतना कन्फ्यूजन मत पालिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बस अगर अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया, लास्ट में हम एक सार दे देंगे। 3 पॉइंट केवल होगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला, बस ये तीनों समझाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है ना। अभी अगर हम डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक बात इसका मतलब समझ में आए, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 15 मिनट वेट कीजिए, 20 मिनट वेट कीजिए, हम इसको समझाने के बाद क्या करेंगे? उसका एक निचोड़ दे देंगे। तो देखिए पहले समझिए, एफ फलन वर्धमान है ए से बी अंतराल में, ए से बी अंतराल में फलन वर्धमान है यदि एफ डैश एक्स क्या हो? 0 से बड़ा हो, और x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? ए और बी से। उसी तरीके से f फलन हरांसमान है। कब है? जब ए बी अंतराल में f डैश एक्स क्या हो? 0 हो और x a से b में होना चाहिए। हरांसमान होने के लिए हमारा क्या चाहिए? हरांसमान होने के लिए हमारा ये चाहिए, वर्धमान होने के लिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, और अचर होने के लिए हमारा क्या चाहिए? f डैश एक्स बराबर 0। इसको आप नोट कर लीजिए ना, बस यही चीज़ है। ए बी अंतराल में x a से b में लाई करेगा, बस वही सेम चीज़ दिया हुआ है। देखिए निचोड़ लिख देते हैं। निचोड़ ये हुआ इसका, निचोड़ ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। निचोड़ ये हुआ कि एफ डैश अगर x 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? वर्धमान कह देंगे, ठीक है ना। b क्या हो? एफ डैश एक्स लेस देन 0, उसको क्या कहेंगे? हरांसमान कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हरांसमान कहेंगे। सी एफ डैश एक्स जब 0 के बराबर हो जाए तो इसको अचर कह देंगे। बस इतना सा थ्योरी था। थ्योरी क्या था? बस इतना सा था कि ये क्या हो, और थ्योरी के लिए शर्त क्या थी कि वो बस संतत होना चाहिए। संतत हो जाएगा तो वो आपका लिए खुद ही हो जाएगा। तो थ्योरी के लिए हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। बस एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो वर्धमान है। एफ डैश एक्स फिर वही बात है कि इसको जितना भी बढ़ा सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा ए बी से, एक्स बिलोंग करेगा ए बी से, फिर तो इसको और फिर वही चीज़ ला देंगे बढ़ाकर, इसलिए इतना बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। एक्स ए और बी इंटरवल में लाई करना चाहिए और संतत होना चाहिए। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो वर्धमान, और छोटा हो तो हरांसमान, और बराबर हो तो अचर। जैसे हम लोग क्या किए थे? x1 x2 क्या हो? बड़ा हो, और fx1 क्या हो? fx2 बड़ा हो। वहाँ पर हम ये किए थे, और इसमें क्या किए थे? x2 क्या हो? x1 से बड़ा हो,
और fx1 क्या हो, बड़ा हो fx2 से। और इसमें क्या किए थे कि fx बराबर 0 हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है f डैश x बराबर क्या हो 0 हो, वहाँ हमारा था fx बराबर क्या हो 0 हो, और यहाँ पर क्या है f डैश x यानी डिफ्रेंशिएशन क्या हो 0 हो। तो आपको समझ में आ गया ना। तो ये तो सिर्फ हमारा पहले का थ्योरी था, आपको निचोड़ अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम इसको मिटाते, बस इतना सा था कि जब ग्रेटर देन डिफ्रेंशिएशन हो तो क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो, बड़ा हो तो वर्धमान कहेंगे, छोटा हो तो हरांशमान कहेंगे, और एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो तो अचर कहेंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आप दिखाइए कि ये फलन क्या है, वर्धमान है। वो बोल दिया कि फलन क्या है, वर्धमान है, ये आपको दिखाना है। और क्वेश्चन फलन वर्धमान है और उसमें बोल दिया फलन हमारा क्या है, फलन जो है एक्स क्यूब माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस 4x, ये हमारा है। और x सारा क्या है, एक रियल नंबर है। x सारा क्या है, एक रियल नंबर है। रियल मतलब वास्तविक संख्या, समझते हैं ना, वास्तविक संख्या। x सारा क्या है, वास्तविक संख्या। और ये आपको देखकर नहीं लग रहा कि बहुपद है, ये बहुपद है। तो बहुपद संतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है, नो डाउट। हम कई बार पिछले चैप्टर में इसका यूज किए हैं, बार बार बोले हैं, वही मीन वैल्यू थ्योरम में हम बार बार आपको बताएं। तो ये जो है बहुपद है, तो बहुपद संतत होता है, अवकलनीय होता है। खैर उससे अब अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्ट इसको देखिए और इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 आगे आएगा, और पावर क्या होता है, एक कम होता है। ये सब हम लोग पहले चैप्टर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आकर ये सब भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। देखिए x³ को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आएगा, और पावर एक कम होगा 3x², और ये 3 और फिर 2 आगे आएगा, और पावर एक कम हो जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बच जाएगा। और 4x का क्या होगा, 4 ही होगा। x जो है उसका 1 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में। क्यों हो जाता है, क्योंकि x का पावर जो है 1 है। अगर 1 है तो 1 को क्या लाते हैं, आगे लाते हैं, और 1 में से 1 घटा देते हैं, पावर एक कम भी करते हैं ना 1, तो x पर पावर क्या बचा 0। तो एक किसी पर भी पावर 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ही। तो 1 ही ना हुआ, 1 × 1 1 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 4 हो गया। अब इसको 3x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, ये देखिए 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 क्या लेते हैं, कॉमन। तो पहले नंबर इसको ऐसे देखिए, 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या जानना है, वर्धमान सिद्ध करना है, मतलब हमको सिद्ध कर देना है कि f डैश एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो। हम डिफ्रेंशिएट जो किए हैं उसको 0 से बड़ा दिखाना है, तभी तो वर्धमान होगा। क्योंकि दिखाने क्या बोला कि वर्धमान है, और वर्धमान कब होगा, जब f डैश एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो। और f डैश 0 से बड़ा हो तो ये देखने से आपको पता चल रहा है कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, नहीं ना पता चल रहा है। यही तो हमको सिद्ध करना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये 0 से बड़ा है। तो उसी को हम कोशिश में कर रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं क्या कि बड़ा है कि नहीं 0 से। तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। मेन पार्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन का यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, नहीं ना दिख रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है 0 से बड़ा या छोटा है, तो उसी को हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ कॉमन लेकर, कुछ भागा देकर, कुछ फार्मूला लगाकर कोशिश करेंगे जानने का कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है। 3 कॉमन ले लिए तो 2x बचा, यहाँ पर 1 बचा और प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप ही बताइए, किसी चीज़ का भी स्क्वायर हो, ए मान लीजिए निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ए क्या हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। जैसे कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना आएगा। लेकिन यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। यानी कि निगेटिव नंबर रखिए, पॉजिटिव नंबर रखिए, 0 से तो बड़ा आएगा। सिर्फ 0 तभी आएगा जब 0 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब कि ये अंदर का स्क्वायर कर रहा है, मतलब ये नंबर क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ 1 ऐड भी हो रहा है,
ये तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलिए अगर 0 से 0 का स्क्वायर होगा तो 0 और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये 4 हो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो मेनली कहने का मतलब ये नंबर तो हमारा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि किसी नंबर का भी स्क्वायर कीजिए वो तो 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं दे पाएगा 3, ठीक है ना, या तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन 0 आएगा तो 3 ही क्या कर पाएगा, 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ 1 ऐड भी हो रहा है, 1 ऐड भी हो रहा है। तो अगर मान भी लीजिए कि इसका 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और फिर ये मल्टीप्लाई होकर 0, लेकिन यहाँ 1 भी ऐड हो रहा है, ये क्या बना देगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ 1 ऐड भी हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे क्या कि ये 0 से बड़ा, 0 से केवल ये बड़ा ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये नंबर की सिर्फ बात करते हैं तो ये 0 से बड़ा या बराबर होता है ये नंबर सिर्फ। लेकिन यहाँ 1 ऐड भी हो रहा है, तो 0 अगर हो भी जाए यहाँ पर 0, तो 1 ऐड होकर 0 से बड़ा कर ही देगा। क्योंकि मान लीजिए ये पार्ट 0 बन भी गया तो 1 ऐड भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है ना। ये पार्ट अगर 0 बन भी जाता है तो 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है तो 0 से बड़ा बना देगा। अगर मान लीजिए 0 नहीं हो, मान लीजिए 4 ये पूरा सॉल्व करके आया, तो 4 सॉल्व करके भी आया तो 4 1 जुटेगा तो 4 1 5 हुआ, ये भी 0 से बड़ा है। तो अब कोई भी हालात देख लीजिए 0 से बड़ा ही आएगा। और जब 0 से बड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या था हमारा, एफ डैश एक्स ही था ना ये, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करके हम क्या आ रहे थे, एफ डैश एक्स ही सॉल्व करके आ रहे थे। और ये जब 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारा ये क्या है, वर्धमान है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, वर्धमान है। ये हम शो कर दिए ना, कैसे शो किए, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करके हमको यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये 0 से बड़ा ये छोटा है, लेकिन जब इसमें से कॉमन लिए, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, और जब फार्मूला लगाए तो पता चला, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही ना, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2ab मतलब माइनस 2x1 क्या हो जाएगा, 2x ना हो जाएगा प्लस 1। इसी चीज़ को फार्मूला लगाए, यहाँ से पता चला क्या कि एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्धमान कहते हैं। थ्योरी हमारा यही बोल रहा था कि जब ये 0 से बड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, वर्धमान बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग को। तो ये हमारा वर्धमान हो गया, यहाँ हम लोग शो कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे जो है कुछ और चीज़ है तो इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आगे हमारा cos x और tan 11 12 13। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को cos x, sin x, tan x, cot x, sec x, cosec x 6 फंक्शन 6 का क्या बताए थे, ग्राफ बनाना बताए थे। लेकिन यहाँ एक बार और आप लोग को सिखा देते हैं, आप लोग उसको देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पता नहीं। y बराबर cos x, y बराबर sin x, दोनों का ग्राफ सिखाते हैं। तो पहले हम sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो sin x का ग्राफ कुछ इस कदर से बनता है, ठीक है ना। sin x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, 0 पर 0 होता है, π/2 पर 1 होता है, और पाई पर 0 होता है, फिर 3 π/2 पर -1 होता है। ये क्या है, -1 है। ये हमारा -1 को दर्शा रहा है, और ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा 1 को दर्शा रहा है। तो π/2 पर 1 होता है, 0 पर 0 ही ग्राफ, तो यहाँ 0 पर देखिए ग्राफ आ रहा है ना, 0 पर ग्राफ क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्राफ आ रहा है। π/2 पर 1 होता है तो 1 जा रहा है, पाई पर फिर से 0 हो गया, 3π/2 पर -1 होता है तो -1 की तरफ ग्राफ आ गया, और 2π पर फिर से 0 हो जाता है। इधर का बात करें तो इधर -π/2 पर -1 होता है, 0 ये हो गया -π पर भी 0 होता है, और -3π/2 पर
1 होता है, -3π/2 पर 1 होता है। ये सब ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं संतता और अवकलनीयता पर, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा -2π हो जाएगा, -3π/2 पर क्या होगा 1 होगा, और -π/2 पर -1 होगा। ये -π पर 0, -2π पर 0। ये हमारा sin x का ग्राफ होता है। cos x का ग्राफ क्या होता है, देखिए cos x का ग्राफ, ये sin x का ग्राफ था, आप cos x का ग्राफ बना रहे हैं। cos x का ग्राफ यहाँ से गुजरता है कुछ, ठीक है ना। ये हो गया 0 पर हमारा cos x कैसा होता है 1 होता है, cos x कैसा होता है 1 होता है 0 पर, लेकिन sin x क्या होता है 0 होता है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा π/2, π/2 पर cos x कैसा होता है 0, और ये हमारा कैसा है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया π/2, और ये हो गया हमारा पाई पर क्या होता है cos x -1, और ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ठीक है ना। पाई पर वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पाई पर वैल्यू हमारा हो जाएगा cos x का -1, और 2π पर वैल्यू कितना होता है cos x का, तो cos x देखिए इधर देख लेते हैं, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -π/2, -π/2 पर क्या होता है 0 हो जाता है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा 3π/2 कहलाएगा, 3π/2 पर 0 और 2π पर 1 वैल्यू होगा, ठीक है ना। पाई के बाद क्या आएगा 3π/2, 3π/2 पर 0, 2π पर 1। cos x क्या होता है 0 पर 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, और 3π/2 पर 0 और 2π पर 1। फिर यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π पर -1, -π पर वैल्यू क्या आएगा -1 ही आएगा, और 3π/2 पर 0, और फिर -3π/2 पर 0, और ये हमारा -2π पर 1 ही होगा, क्योंकि cos x के अंदर माइनस लगा भी दीजिएगा ना, y बराबर -cos x, तो ये cos x ही देता है। cos x के अंदर कुछ भी माइनस लगा दीजिएगा, cos उसको क्या करता है पॉजिटिव ही निकाल देता है। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है, sin x का ग्राफ इस तरीके से होता है। यहाँ तो हम समझा नहीं सकते, ग्राफ समझाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ग्राफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप वहाँ मेहनत नहीं करना चाहते देखने के लिए, तो समझ लीजिए कि sin x का ग्राफ यहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, बाकी तो ऐसे ऐसे घुमाते रहिए सांप की तरह। और cos x का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। बेहतर रहेगा आप वहाँ लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। ये जो है cos x का ग्राफ यहाँ से गुजरता है कुछ y एक्सिस को काटते हुए, और इस तरीके से सांप की तरह चलता है, और ये जो है क्या हम मूल बिंदु से होकर गुजरता है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। और cos x जो है 0 पर 1 देता है, तो sin x 0 पर 0 देता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही रहने देते हैं, और आप जो है ना 33 लेक्चर है, आप उसमें से हमको तो एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से लेक्चर में पढ़ाए होंगे, शायद 6, 7 या 8वां लेक्चर में पढ़ाए होंगे। खैर किसी भी लेक्चर में पढ़ाए होंगे, आप 33 लेक्चर में किसी में देख लीजिएगा, हेडलाइन उसमें लिखा होगा ग्राफ ऑफ sin x cos x tan x, ठीक है ना। तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। 33 लेक्चर है, कोई ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। उसको प्लेलिस्ट में जाइएगा, संतता और अवकलनीयता के प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट में जाकर क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन से लेक्चर में पढ़ाया गया। उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। तो इस ग्राफ को अगर देख लीजिएगा ना, तो आगे जो क्वेश्चन है sin x cos x tan x cot x, ये सब का ग्राफ जानना जरूरी है। इस सब का अगर ग्राफ देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन और अच्छे समझ में आएगा आपको, उसको फील होगा अंदर से कि क्वेश्चन अच्छे इस तरीके से होता है। sin x आखिर है क्या ये दुनिया में। जैसे लोग सिर्फ बोल देते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। इसका फील तो लीजिए कि कैसे होता है। और जब फील कैसे आएगा, जब उसको जन्म तिथि उसका जानेंगे, किसी का बायोडाटा जानेंगे कि उसका बचपन कैसे गुजरा, वो कहाँ रहता था, उसका बायोग्राफी क्या है, वो कैसे पढ़ाई किया, या वो उसका रहन सहन क्या है, तो ये सब पता चलेगा उसका ग्राफ से। किसी व्यक्ति का मतलब जानने के लिए ही सब चीज़ें चाहिए। तो उसी तरीके से किसी मैथ का चीज़ को जानने के लिए उसके अतीत में हमको जाना पड़ेगा। उसके अतीत जाने का मतलब उसका ग्राफ समझना पड़ेगा। जब उसका ग्राफ समझेंगे ना, तो हमको क्वेश्चन अंदर से फील होता है। तो हर चीज़ का ग्राफ, हर चीज़ का नहीं मतलब sin x cos x tan x, ये सब का तो ग्राफ मालूम होना चाहिए। ये सब का जब ग्राफ, क्योंकि बोर्ड लेवल में ये सब का ग्राफ अगर मालूम रहेगा ना, तो क्वेश्चन अंदर से फील होगा। हालांकि बोर्ड वाला का इतना औकात नहीं है कि कभी ये सब का ग्राफ पूछेगा।
ठीक है ना। तो खैर इतना सब बोलेंगे कि आप उसको देखिएगा तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से फील होगा, अच्छे समझ जाएगा। बाकी ऐसे तो हम यहाँ क्वेश्चन करा ही देंगे। तो कल मिलते हैं, और कल मिलते हैं इसके जो एग्जाम्पल है 5-6, कल उसका एग्जाम्पल करा देंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आप अब चाहिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब 6.2 में स्टार्टिंग का हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी कल जो है आप ग्राफ देख कर आइएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और 2-3-4 एग्जाम्पल, फिर आप एक्सरसाइज खुद से बना लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।